नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म के पिछले लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। उसमें हमने SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी थी, उसमें हमने SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी थी और अब हम आगे बढ़ते हुए SN1 रिएक्शन के ऊपर अलग अलग फैक्टर्स के इफेक्ट देखेंगे, जिसमें जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो होगा हमारा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। क्या होगा? इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। हेडिंग दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, देखिए, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट हो या SN1 का रेट हो, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बात देखेंगे कि SN1 रिएक्शन के रेट को या SN1 रिएक्शन को देखने के लिए जो की पॉइंट है वो क्या है। एक्चुअली SN1 ही नहीं, हम SN1 और SN2 दोनों का कंबाइंड ही बता देते हैं आपको। अगर आप एक की पॉइंट की बात करें, ठीक है, की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो SN2 के केस में, इन केस ऑफ SN2 की पॉइंट जो हमारा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, लेकिन SN1 के केस में जो होगा SN1 के केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेकेंड वाला जो पॉइंट हम लिखे हैं, इसी पॉइंट के बेसिस पे अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे SN1 की। कहीं पर भी SN1 करवाना हो, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हम SN1 को और देखते हैं अलग अलग सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है SN1 रिएक्शन के ऊपर। तो कुछ सबस्ट्रेट मैंने लिख रखे हैं बोर्ड के ऊपर और इसी पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला एक जो दे रखा है आपको, ये, इसको करने से पहले एक बात समझिए। अगर कहीं पर आप मान लो कुछ ये ले रहे हो, इसको देखो RX, ठीक है, उसके बाद R2CH2X, RCH2X लो, R2CHX और R3CX। ठीक, अगर हम इस तीनों के बीच में या इस चारों के बीच में SN1 के रेट को कंपेयर करें तो आपको क्लियरली पता होगा कि सबसे ज्यादा रेट इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा। मतलब ये सबसे ज्यादा रेट दिखाएगा SN1 का, फिर ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा और सबसे कम ये दिखाएगा। लेकिन अगर इसी के लिए हम SN2 के रेट की बात करें तो ठीक अपोजिट हो जाएगा। कारण सिंपल सा है, जितना अल्काइल ग्रुप आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तरह वर्क करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, कार्बोकेटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा और कार्बोकेटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिक्रीज होगा, कार्बोकेटायन उतना ही स्टेबल होगा और जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा SN1 का रेट होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? SN2 की, तो SN2 के केस में
आपका जो ऑर्बिटल होता है उसमें हिंड्रेंस बढ़ जाएगा अल्काइल ग्रुप के बढ़ने के कारण। तो इसलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर जैसे जैसे हम आर ग्रुप का नंबर इंक्रीज करते जाते हैं या जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का नंबर इंक्रीज करते जाते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो इसी के आधार पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम बात करें अपने इसमें SN1 के रेट की बात करें तो आपका जो A है इसका रेट ज्यादा होता है, और सिर्फ ज्यादा ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 600 टाइम्स ग्रेटर। लिख लो 600 गुना। कितना? करीब करीब 600 गुना ज्यादा होता है उसका रेट इससे। तो यह बात हो गई किसकी? यह बात हमने कर लिया इस ग्रुप का। कारण सिंपल है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आप इसकी स्टेबिलिटी देखें, यहां देख रहे हैं एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप, लेकिन इस जगह पर ये जो कार्बन है इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है उस पर लगे हुए कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप, फिर इस पे लगा हुआ 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर लेता है अपने ग्रुप को, इस वजह से इसका जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। अगले पे चलते हैं हम। इसी स्टेबिलिटी में एक ही पॉइंट तो बताए हम आपको कि स्टेबिलिटी चेक करना है। दूसरे में देखो, दूसरे में अगर आप रेट कंपेयर करें तो कहता क्या है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड के सोल्वोलिसिस का रेट देखें, और आप कैसे देखेंगे अल्काइल हैलाइड का, वो ग्रुप मतलब वो कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर अगर आप फिनाइल ग्रुप को इंक्रीज करते जाएं, पहले 1 फिनाइल, फिर 2 फिनाइल, फिर 3 फिनाइल, जैसे जैसे आप फिनाइल ग्रुप को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसके ऊपर SN1 का जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी इसका जो रेट होता है वो सबसे ज्यादा, फिर इसका, देन इसका। कारण इसका भी सिंपल है, बनने वाला कार्बोकेटायन जो इस पोजीशन पर बनेगा वो कार्बोकेटायन पीएच के जो रेजोनेंस होगा उससे स्टेबलाइज होगा। यहां पर 1 पीएच के रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, यहां पर 2 पीएच के रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, और यहां पर 3 पीएच के रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बढ़िए आगे, इसको देखिए। इसमें अगर आप SN1 करवाएं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बात एक है, सिर्फ एक बात है SN1 के रेट के लिए, विच इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हम इस बात को बहुत इंफेटिकली बोल रहे हैं, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए इस बात को। देखो, अगर आप इसके ऊपर SN1 करवाते हैं, ठीक है, कैसा कार्बन दे रखा है, ब्रिज हेड के ऊपर लिविंग ग्रुप लगा रखा है, इसके ऊपर आप करवा दो, क्या बनेगा, यही बनना चाहिए। अब एक बात बताओ कि जब आप करवाते हैं SN1 रिएक्शन, तो हम आपको पीछे मैकेनिज्म में बता चुके हैं कि SN1 रिएक्शन करवाने पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है कार्बोकेटाइन, क्या मतलब जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, और एंगल जो होता है वो 120 डिग्री के करीब हो जाता है। 120 डिग्री का एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर हो जाता है। मतलब सिंपल है कि कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज होने के लिए प्लेनर स्ट्रक्चर जरूरी है। इट मींस जहां पर प्लेनर स्ट्रक्चर के बनने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस जगह पर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो?
उस जगह पर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनेगा, और जिस जिस जगह पर प्लेनर स्ट्रक्चर को बनने में प्रॉब्लम होगी, कार्बोकेटायन बनने में प्रॉब्लम होगी, उन जगहों पर SN1 रिएक्शन नहीं होगा। और यही बात होता है इसके केस में। ये कार्बोकेटायन प्लेनर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो लॉक्ड सिस्टम है। ब्रिज हेड वाले जो सिस्टम होते हैं वो लॉक्ड होते हैं, तो लॉक होने की वजह से इसमें करवाना पॉसिबल नहीं है SN1। इसको भी काट दो, ये नहीं होगा, लाल से काट दो, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई? ब्रिज हेड वाले की। अब इसमें अगर आप आगे बढ़ें, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? देखिए, एक 6 मेंबर्ड ले रखा है, एक 5 मेंबर्ड ले रखा है, और दूसरा फिर 6 मेंबर्ड ले रखा है, और इसमें आपको बताना है SN1 का रेट। बताओ, देखो, अगर हम पहले वाले की बात करें, बनाओ, इस क्वेश्चन को इधर करते हैं। देखो क्या बनेगा। सबसे पहले में ये है और ये है। दूसरे को देखिए, ये देखो, और तीसरे को देखो, ये देखो। देख रहे हैं आप? अब देखिए, अगर आप SN1 करवाएं तो क्या होगा? कार्बोकेटायन इन्हीं जगहों पे बनेगा, बना दिए कार्बोकेटायन। अब देखिए, कार्बोकेटायन के स्टेबलाइज होने के लिए क्या हो सकता है? तो अगर आप फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाला आपका नॉन एरोमेटिक है। अगर आप इसका कॉन्जुगेशन भी करवा के देखें तो ये इधर जाएगा, और आपका जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा कॉन्जुगेशन के बाद, ये ऐसे, और ये आपका ऐसे। ठीक उसी तरह से इसमें भी आप करवा सकते हैं कॉन्जुगेशन, इसमें भी करवा सकते हैं। इसका हम कर देते हैं आपको, देखिएगा। अगर आप इसमें कॉन्जुगेशन को देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये आपका इधर आएगा, ये आपका इधर जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से बन गया। अब अगर आप इस तीनों को ऑब्जर्व करें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका जो पहला वाला कंपाउंड है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। दूसरा वाला जो होगा आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तीसरा वाला जो आपका है एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। अब आप ही बता दीजिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है। क्या हम नॉन एरोमेटिक को ज्यादा स्टेबल कह सकते हैं, या क्या हम एंटी एरोमेटिक को ज्यादा स्टेबल कह सकते हैं, या फिर एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होगा? ऐसा नहीं होगा। एरोमेटिक वाला आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए SN1 का जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा C का होगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक वाले की स्टेबिलिटी होती है तो उसके बाद A होगा, और उसके सबसे कम जो होता है वो आपका होगा एंटी एरोमेटिक वाले की स्टेबिलिटी, तो सबसे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। समझ रहे आप मेरी बात को? इस बात को नोट कर लीजिए। ये सिंपल सा ऑर्डर था, बस बताना था कि SN1 का रेट क्या होगा। अगला देखिए, अगला जो आपका दे रखा है वो ये दे रखा है।
3 मेंबर्ड रिंग है, मतलब साइक्लोप्रोपेन है, फिर 4 मेंबर्ड है और फिर 5 मेंबर्ड है, और सबके ऊपर लिविंग ग्रुप के रूप में क्लोरीन लगा रखा है और इसके ऊपर SN1 का रेट देखना है। तो देखिए अगर हम इसमें SN1 के रेट की बात करें तो फिर वही होगा, कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा। बनाओ कार्बोकेटायन। देखो सिंपल है, अगर हम इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें, इसमें अगर हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें तो सबसे पहले 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, उसके बाद 4 मेंबर्ड, ठीक है, फिर 5 मेंबर्ड बना लो। देखो तीनों पे बना दिए कार्बोकेटायन, चेक करो स्टेबिलिटी। देखो एक बात बताओ, अभी तुरंत हम आपको कह चुके हैं कि बनने के बाद कार्बोकेटायन जब बन गया तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहता है, प्लेनर। प्लेनर स्ट्रक्चर होने पर एंगल कितना, 120 डिग्री। मतलब जो कार्बोकेटायन बन रहा है उस कार्बन का जो एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए, और अगर 120 डिग्री का एंगल नहीं हो पा रहा है इट मींस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अगर हम इस तीनों में कंपेयर करें एंगल का, तो इसका जो एंगल होता है 60 डिग्री, इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री, और इसका जो एंगल होता है आपका, ये आपका 108 डिग्री। बात समझ रहे हैं आप, 60, 90 और 108। अब खोजो इसके अंदर जो आपका कहते हैं ना एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन की अगर हम बात करें फर्स्ट केस में, साइक्लोप्रोपेन के केस में एंगल स्ट्रेन, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120 घटाओ 60 बराबर 60 डिग्री। पहले वाले में साइक्लोप्रोपेन वाले में 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। इसमें देखिए 120 घटा 90, 120 माइनस 90 दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर हम इस केस में एंगल स्ट्रेन की बात करें तो 120 माइनस 108 12 डिग्री। अब आप ही बताइए कि जिसमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, जिसमें 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, क्या उसके ऊपर बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा? नहीं होगा। उसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज होगा, उसके बाद आपका 30 वाले का होगा और सबसे कम आपका 12 डिग्री वाले का होगा। इसलिए इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो यह कुछ इस तरह से आता है। बात समझ रहे हैं आप? रीजन इसका क्या है? सिंपल, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखिए, इस दोनों को अगर आप देखें, एराइल विनाइल है, ठीक है, तो इस पे अगर आप यहां पे बना दें कार्बोकेटायन, मान लो इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर दिए, ठीक है, तो यहां पर बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता है, या बहुत ज्यादा स्टेबलाइज की बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं होता है। स्टेबलाइज ना होने का रीजन वही है फिर आपका, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है, ये कार्बोकेटायन आपका sp2 कार्बन के ऊपर बन रहा है, और sp2 पर बनने के बाद ये फर्दर sp हो जाएगा, और इसके लिए प्लेनर स्ट्रक्चर देन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक वही चीज इस केस में भी हो जाती है, यहां पर भी बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए इस दोनों के अंदर SN1 रिएक्शन नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं आप? देखिए इसको, तो ये बात हमने कर ली इस कंपाउंड की। अब अगर हम ईथर की बात करें, किसकी? ईथर की,
तो उसमें देखिए क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ईथर वाले केस को। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको यहां पर, देखो इसको। जनरली हम आपको क्या बताए कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो प्राइमरी के ऊपर नहीं होता है जनरली, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डीस्टेबलाइज होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और चूंकि इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है इसलिए वो नहीं दे पाते हैं SN1 रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके केस में हो जाता है SN1। कारण क्या है, हम बात किसकी कर रहे थे, स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे थे ना, कार्बोकेटायन के स्टेबलाइज होने की बात कर रहे थे। तो यहां पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबलाइज होगा, और कैसे होगा, क्योंकि इसके बगल में हेटेरो एटम लगा हुआ है, और लगा हुआ हेटेरो एटम अपना लोन पेयर देकर बनने वाले कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, या फिर इफेक्ट्स भी कह लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ भी करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये देखिए, अगर आप यहां पर कार्बोकेटायन बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और ये बहुत स्टेबलाइज होगा इस O के कारण, और इसलिए यहां पर हो पाएगा हमारा रिएक्शन। तो अगर आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। क्या लगा हुआ था यहां पर, Cl। अब देखो इसका जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो C2H5O और CH2OCH3। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये बात हो गई इसकी, करके देखिएगा, मैकेनिज्म करके देखिएगा इसका। तो हमने ओवरऑल सबस्ट्रेट के इफेक्ट की बात कर ली कि अलग अलग सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होगा SN2 के रेट के ऊपर, SN1 के रेट के ऊपर। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले एक बात हम आपको बता दें कि ये कुछ सबस्ट्रेट वो थे जो कि हमने आपको करके दिखाया। अब कुछ सबस्ट्रेट वो होंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे, और उनके बीच में आपको बताना होगा कि हम एक ही कंपाउंड के अंदर दो साइट्स दे रखेंगे, मतलब दो लिविंग ग्रुप, एक कंपाउंड में दो लिविंग ग्रुप अलग अलग जगह पे लगा हुआ होगा, और उसमें आपको यह बताना है कि कौन से साइट पर SN1 होगा, और अगर SN1 उस साइट पर होगा तो वो प्रोसीड कैसे होगा, इट मींस उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, यह आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इंस्टाग्राम लिंक दे देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का PDF फॉर्मेट, या किसी भी फॉर्मेट में हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमने ओवरऑल बातचीत कर ली किसके ऊपर, SN1 रिएक्शन के ऊपर जो रेट का इफेक्ट होता है, मतलब SN1 के रेट के ऊपर जो आपका इफेक्ट होता है अलग अलग चीजों का, उसमें सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है। अब अगर हम आगे बढ़ें और सॉल्वेंट की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्वेंट की बात करें, तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। सेकेंड इफेक्ट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर, मतलब सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना पोलर सॉल्वेंट होगा उतना ही अच्छा SN1 का रेट होगा। कारण समझो, सिंपल सा कारण है, फिर बात वहीं आकर अटकती है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अगर आप चेक करें तो जो पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट कौन है, वो सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 से ज्यादा हो, सच सॉल्वेंट्स आर नोन एज पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो आयंस को सेपरेट करके रख सकें, इसीलिए उनको पोलर बोलते हैं।
पोलर सॉल्वेंट को पोलर बोलने का रीजन ये नहीं है कि उसके अंदर कोई पोलैरिटी है, उसको पोलर बोलने का ये रीजन है कि उसके अंदर जो चीज हम मिला रहे हैं वो उसको अलग अलग रख सकता है। बात समझ रहे हैं आप? उसके बीच का जो आयनिक फोर्स है या उसके बीच का जो फोर्स है, उस दोनों को आयन के फॉर्मेट में वो अपने अंदर डिसॉल्व करके रख सकता है। सच सॉल्वेंट्स आर नोन एज पोलर सॉल्वेंट। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी या जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा या जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, SN1 का रेट उतना ही अधिक होगा। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि मोस्टली केसेस में SN1 में जो सॉल्वेंट होता है उसी को हम किस फॉर्मेट में यूज करते हैं? न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यूज करते हैं। और अगर आप सॉल्वेंट को न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या होगा? वैसा सॉल्वेंट चाहिए जो कि जितना ज्यादा पहले वाले बॉन्ड को अलग कर सके, तब तो नया बॉन्ड अटैक करेगा। बात समझ रहे हो आप? तो इसलिए जितना पोलर होगा सॉल्वेंट उतना ही ज्यादा रेट होगा SN1 रिएक्शन का। ठीक है। अब तीसरी चीज एक आती है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बाकी देखो सॉल्वेंट के बारे में ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि SN2 में जो सॉल्वेंट का इफेक्ट बताया है उसमें हमने आपको पूरा क्लियरली बताया है कि प्रोटिक, एप्रोटिक और आपका पोलर, नॉन पोलर जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उन सब का क्या, कैसे वो वर्क करता है या उसके अंदर जो आप डुबाते हैं चीजों को या डालते हैं तो वो उसके ऊपर कैसे एक्ट करता है। तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब हम न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इस रिएक्शन का नाम है SN1 रिएक्शन। तो आपका जो SN1 रिएक्शन नाम है, इसमें जो 1 शब्द है वो इस बात के ऊपर डिनोट करता है कि इसका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड, इट मींस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट के ऊपर। अब एक लास्ट चीज आ जाती है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर हम लिविंग ग्रुप के इफेक्ट की बात करें तो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा आपका SN1 का रेट होगा। कारण बहुत साधारण है कि जिसके निकलने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी तो आने वाला आएगा। अगर मान लो कि निकलने वाले को प्रॉब्लम हो रही है निकलने में, तो आने वाला कैसे आएगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए जितना अच्छा निकलने वाला ग्रुप होगा आने वाले ग्रुप को उतनी सुविधा होगी आने में। इसलिए लिविंग ग्रुप, इफ गुड लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट देन रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस। तो तीसरा जो आपका था वो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और चौथा जो आपका है विच इज इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, नोट कर लो इस बात को और फिर हम आगे देखते हैं।